निशा की नजर अर्नव पर थी। वैसे तो वो उसे इग्नोर करती थी, लेकिन आज बार बार उसका ध्यान अर्नव पर जा रहा था। अर्नव भी कार के पास जाकर पीछे की सीट पर बैठने लगा, लेकिन तभी निशा ने कहा, मैं तुम लोगों की ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ गए और मैं तुम्हें ले चलूंगी। इतना सुनते ही अर्नव जल्दी से पीछे का डोर बंद करके आगे की तरफ बैठ गया। उसकी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो निशा के सामने उससे नजर उठाकर देख सके। पर जब निशा सो जाती थी तो वो पूरी रात निशा को निहारता रहता था। वो एक दिन दादाजी के पास सोता था और एक दिन निशा के कमरे में, लेकिन वो हमेशा ही फर्श पर सोता था और उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की। हालांकि निशा ने उससे कभी नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोगे। उसने शादी की पहली रात ही एक पतली सी चादर उठाई और साइड में फर्श पर ही सो गया। ये देखकर निशा को बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना इनोसेंट भी हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये कहीं इसका नाटक या ड्रामा तो नहीं है, लेकिन दिन बीतते चले गए और अब उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। तब जाकर निशा को ये यकीन हुआ था कि उस लड़के का नेचर ही ऐसा है। आज जब अर्नव पूरे रास्ते साइड विंडो से बाहर की तरफ देखता हुआ जा रहा था, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर गई और उसे ऐसा लगा कि ये गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही है। उसके सभी सेंस एक्टिव हो गए और वो बड़े ध्यान से उस गाड़ी को देखने लगा। उसके दिमाग में उस लेटर का भी ख्याल चल रहा था जो सुबह उसे मिला था। उसने अपने आप से ही कहा, ये कौन हो सकता है? पहले वो लेटर और अब गाड़ी से फॉलो करना। अर्नव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने इसका कोई जिक्र निशा से नहीं किया। निशा ने जब अर्नव को चुप देखा तो उसे अर्नव की पुरानी बातें याद आ गईं। इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा सोच रही थी कि इस पागल का क्या होगा। निशा गाड़ी को सिटी के सबसे बड़े मॉल के सामने ले जाकर रोकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एस ग्रुप ऑफ शॉपिंग हब। रिया ने मॉल का नाम देखते ही कहा, इस एएस का फुल फॉर्म क्या है? निशा ने कार को पार्किंग में लगाया और फिर निशा रिया के साथ सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अर्नव भी उनके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तभी उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें फॉलो कर रही थी। तीनों लिफ्ट से होते हुए मॉल में चले गए। कपड़ों से देखने में अर्नव सिर्फ एक मिडिल क्लास का लड़का लग रहा था, पर निशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। निशा दिखने में एक एलिगेंट लड़की लगती थी। उसने इस टाइम एक ब्राउन टॉप और व्हाइट जीन्स पहनी हुई थी। वो जहाँ से भी निकलती थी, एक बार तो लड़के उसे मुड़कर जरूर देखते थे। और एक अर्नव था जिसने आज तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन आज अर्नव के भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने एक दो बार निशा को तिरछी नजरों से देखा और वो अपने आप से कह रहा था, क्या हमारा रिलेशन भी सामान्य हो सकता है? अगर वो ऑल फैमिली में सिर्फ निशा और रोहन ही ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी भी अर्नव की इंसल्ट नहीं की थी। मॉल में रिया, निशा और अर्नव एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में गए। वहाँ पर निशा ने कुछ ड्रेसेस ट्राई की, पर हर बार वो अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी तिरछी नजरों से नोटिस कर रही थी। रिया और सेल्स गर्ल सभी निशा को हर ड्रेस में ब्यूटीफुल बता रही थी, लेकिन अभी तक निशा ने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। तभी उसने अर्नव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट करो। ये सुनकर रिया बोली, दीदी क्या आप मजाक कर रही हैं? घर की बात अलग है, इसे क्या पता कि किस तरह के कपड़े लेने चाहिए। तभी अर्नव आगे बढ़ गया और उसने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस अपने हाथ में ली और निशा के पास चला गया। जैसे ही निशा उस ड्रेस को ट्राई करके चेंजिंग रूम से बाहर आई तो अर्नव की नजरें उसी पर ठहर गईं। निशा उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर अर्नव के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रेस निशा पर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। निशा ने तिरछी नजरों से सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव की चॉइस इतनी बेस्ट हो सकती है। रिया ने कहा, दीदी इसने वैसे ही ये ड्रेस उठा ली, ये बस एक कोइंसिडेंस था। तभी सेल्स गर्ल ने कहा, मैम ये हमारा सबसे न्यू कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। मैडम ये ड्रेस पूरे 15 लाख की है। मैंने इससे पहले इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पता नहीं आप इसे अफोर्ड कर पाएंगी या नहीं। निशा एक समझदार लड़की थी। उसने प्राइस सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ और दिखाइए। अर्नव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पैसों की वजह से उसकी वाइफ उस ड्रेस को नहीं ले रही थी और इस समय अर्नव कुछ नहीं कर सकता था। जब निशा ने उस ड्रेस के लिए मना किया तो सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। उसने बड़े धीरे से कहा, जब औकात नहीं होती है तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों हैं? हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ कपल्स और आए हुए थे, वो भी उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। अर्नव को सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया, पर उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। रिया ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम किससे औकात की बात कर रही हो? मेरी दीदी राठौर ग्रुप की होने वाली सीईओ हैं और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का है और उन्हें सालाना 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिलता है। वो सेल्स गर्ल रिया को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो।
तभी अर्नव का फोन रिंग हुआ। जैसे ही अर्नव ने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, उसे देखकर उस सेल्स गर्ल की मुस्कुराहट और बढ़ गई। अर्नव कॉल रिसीव करते हुए बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद ही वो वापस अंदर आ गया। इतने में निशा ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली थी। उसकी कीमत भी 75,000 रुपए थी। पर जब उसने अर्नव को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर निशा को कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। उसने एकदम से निशा से नजरें मिलाई, लेकिन तभी उसे याद आ गया कि वो कौन है। एकदम से उसने अपनी नजरें निशा पर से हटा ली। पर निशा कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो कि उसे अर्नव के चेंज हुए बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा। वो हमेशा अर्नव की छोटी से छोटी आदतों पर ध्यान दिया करती थी। बेशक ये बात अर्नव को नहीं पता थी। निशा ने रिया से कहा, तुम्हें भी कुछ पसंद करना है तो यहाँ से ले सकती हो। रिया ने कहा, दीदी मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे इस मॉल से कुछ नहीं लेना जिसकी सेल्स गर्ल को इतनी तमीज नहीं है कि कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं। तभी वहाँ पर एक हैंडसम आदमी आया। रिया तो उस आदमी को देखती ही रह गई, लेकिन सेल्स गर्ल उस आदमी को देखकर डर गई थी, क्योंकि अभी तो उसने उन कस्टमर से बदतमीजी की थी जिनकी तरफ वो हैंडसम आदमी आ रहा था। उसने आते हुए अर्नव को देखकर नजरें झुकाईं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अर्नव को ग्रीट कर रहा था। पर यह बात निशा ने नोटिस कर ली थी। उसने ये सोचकर, आज मैं सभी जगह पर जाकर कस्टमर से ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी को हमारे मॉल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और आप सभी इस मॉल की सर्विस के लिए कितनी रेटिंग देना पसंद करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर वो सेल्स गर्ल और ज्यादा डर गई थी और बाकी सेल्स गर्ल्स की भी हालत खराब हो गई थी। रिया को तो बस यही मौका चाहिए था। उसने उस हैंडसम आदमी से कहा, सर अगर आप इस मॉल के ओनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मॉल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। इनको कस्टमर के साथ बिहेव करना नहीं आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैनेजर राजवीर था। उसने कहा, मिस मैं आपकी बात नहीं समझा। रिया ने राजवीर को सेल्स गर्ल की हरकत के बारे में सब कुछ बताया। तभी वहाँ उस सेल्स गर्ल के बचाव में एक लड़की आई। वो निशा की खूबसूरती को देखकर जल रही थी। उसने कहा, इसमें सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है। इन लोगों की औकात नहीं थी यहाँ से कुछ लेने की, और ये सेल्स गर्ल को बेवजह परेशान कर रहे थे। मिस्टर राजवीर ने उस लड़की को इग्नोर किया और निशा से कहा, सॉरी मैम, आपको इस मॉल में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल करूंगा। तभी निशा ने कहा, रिया चलो यहाँ से, हम वैसे ही काफी लेट हैं। रिया वहाँ से जाने लगी। अर्नव ने राजवीर को कुछ इशारा किया और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी जिसने चेहरे पर मफलर बांधा हुआ था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें ही फॉलो कर रहा है। तभी रिया ने निशा और अर्नव से कहा, आप दोनों चलो, मैं अभी आई। रिया के जाने के बाद अर्नव ने निशा का हाथ पकड़ लिया। अर्नव का ये एक्शन निशा के लिए अजीब था। उसने अर्नव की तरफ देखा तो अर्नव की नजर कहीं और थी, लेकिन अर्नव की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी और अर्नव का इस तरह से उसका हाथ पकड़ना उसे एक प्रोटेक्टिव फील दे रहा था। अर्नव निशा का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया। रिया अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब बाहर आई तो उसने कहा, है ये दोनों कहाँ चले गए? वहीं अर्नव निशा को उस पीछा करने वाले आदमी से बचाते हुए आगे निकल गया था। वो आदमी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक से अर्नव कपड़ों के बीच से होते हुए उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और जल्दी से निशा को लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। उस आदमी ने अपने आप से ही कहा, अरे अभी तो ये दोनों यहीं थे, अचानक कहाँ चले गए? फिर वो दूसरी तरफ चला गया। वहीं निशा और अर्नव छोटे से चेंजिंग रूम में एक दूसरे के बेहद करीब थे। निशा की नजरें अर्नव के चेहरे पर टिकी हुई थीं। आज 3 सालों में पहली बार वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थीं। आज निशा के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी और अभी भी अर्नव की मजबूत पकड़ उसके हाथ पर थी। निशा ने अपने आप से ही कहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर अर्नव सच में इतना स्ट्रॉन्ग है? निशा ने एक बार अर्नव की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो अर्नव से हाथ नहीं छुड़ा पाई। आज अर्नव की आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस था और उसकी पकड़ में अपनापन। वो एक ऐसा एहसास था जो किसी अपने के लिए ही होता है। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब थे। दोनों के बीच एक अलग ही चुप्पी थी। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए। अर्नव ने धीरे से चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वो निशा को लेकर बाहर आ गया। तब जाकर निशा ने अर्नव से पूछा, आखिर हुआ क्या है? तभी अर्नव ने कहा, कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर निशा को भी हैरानी हुई। पिछले कुछ दिनों से उसे भी ऐसा ही एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत है और आज अर्नव ने भी यही बात की। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने मॉल की पार्किंग में जाकर किसी को फोन किया और कहा, मास्टर विक्रम, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं।
मेरे लिए ऑर्डर क्या है? आखिर कौन था मास्टर विक्रम, और वो आदमी क्यों निशा और अर्नव का पीछा कर रहा था? आखिर मॉल के मैटर को राजवीर कैसे सॉल्व करेगा? क्या अर्नव निशा को आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए द हिडन किंग्स एम्पायर सिर्फ वीके की कहानी पर।